आप सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। और आज का ये वीडियो रहेगा यूजीसी नेट का जो ओल्ड पेपर है, जो सबसे पहली बार आया था, उसका जो पेपर सेकंड था, सब्जेक्टिव जो योग का था, वो हम जान चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। वो दो पार्ट में वीडियो हमने बनाया था। 30 क्वेश्चंस पहले पार्ट में थे, 20 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में थे। तो मैंने बताया था ना आपको कि 2017 में जनवरी में पहली बार योग का पेपर हुआ था, नेट का। उस पेपर में मतलब 3 पेपर आते थे। पहला कॉमन होता था, जनरल पेपर होता था, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी होता था, योग के लिए भी होता था। पेपर जो सेकंड होता था वो सब्जेक्टिव होता था, जो 50 मार्क्स का होता था। पेपर जो थर्ड होता था वो 75 क्वेश्चन आते थे उसमें, वो भी सब्जेक्टिव होता था। तो पेपर जो थर्ड था 2017 का, जिसमें 75 क्वेश्चन थे, उनको आज हम हल करेंगे, आज उनको हम सोल्व करेंगे, जो आपके वाईसीबी में भी काम आएंगे, योग की दूसरी परीक्षा में भी काम आएंगे। अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देना चाहते तो आपके सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेंगे। जो +1 2 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी पर्सन रहेंगे, क्योंकि +1 2 का जो सिलेबस है उसमें भी आजकल योग आ चुका है। और +1 2 में 841 जो कोड है वो उनका स्किल के तहत एक योग सब्जेक्ट होता है, जो +1 और 2 में बच्चे अडोप्ट करते हैं। जैसे फिजिकल अडोप्ट करते थे, म्यूजिक अडोप्ट करते हैं, ऐसे योग सब्जेक्ट अडोप्ट करते हैं, तो उनमें भी ये उपयोगी रहेगा। आजकल दो प्रश्न पत्र आते हैं जो ऑफलाइन होगी परीक्षा, यानी दोनों में आपको एग्रीगेट पास होना पड़ता है। ठीक है, चाहे पहले पेपर में आपके कम नंबर क्यों क्यों ना आए, पहले लोगों को या विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर की भी उतनी तैयारी करनी पड़ती थी जितनी सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर में फेल हो गए तो सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं है ना। इस आजकल ऐसा हो गया कि फर्स्ट पेपर पे थोड़ा लोग कम ध्यान देते हैं। हाँ, जिनको जीआरएफ करना है तो फर्स्ट पेपर भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जिनको ओनली नेट करना है, अच्छी बात है अगर आप फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर पाते हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, या जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है ना, जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ जिनका सब्जेक्ट एमबीए रहा है, एमबीए से रिलेटेड जो बच्चे पढ़े हुए हैं, तो उनके तो कुछ टॉपिक्स इसमें आते हैं। एनवायरनमेंट जिनका सब्जेक्ट रहा है, तो उनसे रिलेटेड तो काफ़ी टॉपिक फर्स्ट में आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। जिन्होंने और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट पेपर में। हाँ, अगर आपका सेकंड पेपर स्ट्रॉन्ग है, योग का पेपर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं। इतनी तो कॉमन सेंस से आप फर्स्ट पेपर में भी मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन फिर भी आप एक जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जनरल कैटेगरी में बड़ी हाई परसेंटेज जाती है ना। बीसी में उससे 4-5% कम रहती है, एससी में फिर उससे 4-5% कम रहती है। लगभग 62 से 64 के बीच में एग्रीगेट परसेंटेज हर बार गई है किसकी, जर्नल की। लगभग 58 से लेकर और 54 के बीच में लगभग आज तक जितने भी नेट के एग्जाम हुए, लगभग 10-12, उन सब में परसेंटेज गई है। कितने, 54 से लेकर 58 के बीच में अब तक। और एससी में लगभग 50 से लेकर 54 के बीच में परसेंटेज हर बार जाती है। तो देखिए, जो आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 60+ मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे हर हाल में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 55 से ऊपर मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 52-53 या 50% से ऊपर मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी आपका नेट क्लियर होगा। अगर आप जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ लेना चाहते हैं, तो देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आप जीआरएफ लेना चाहते हैं तो आपको 70+ मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, 70+, ध्यान रखना। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 65 से लेकर 70% के बीच में मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, तब आपका जीआरएफ हो सकता है। देखो, कभी नहीं पता, कई बार परसेंटेज स्लो आ जाती है, कई बार क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं तो परसेंटेज हाई चली जाती है ना। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग लगभग 60 के अराउंड, 60 to 62 है ना, इसके अराउंड आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। 60, 61, 2, 3, 4, 64 तक लगभग जीआरएफ की कट ऑफ जाती है। ठीक है, फिर बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है या हैंडीकैप की जो कैटेगरी है, उनकी फिर अलग अलग होती है ना। और भी जो भी कैटेगरी हैं उनकी सबकी अलग अलग होती है। मैंने कॉमन आपसे बात की। तो देखिए, सबसे पहला पर्सन आपके सामने स्क्रीन पर है,
आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, पेन कॉपी लेकर आपको बैठना पड़ेगा। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको, आप जिस टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं या जहां पर भी बैठकर आप स्टडी करते हैं, तो वहां पर आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। और उसके बाद कौन कौन सी यूनिट्स आपने कवर की हैं, कौन कौन सी उससे रिलेटेड बुक्स हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। मुझे पीडीएफ कल्चर कम पसंद है, जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नेट मोबाइल में ही पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं, वो ठीक नहीं है। आप उनका प्रिंट निकलवा कर आराम से पढ़िए, उनमें निशान भी लगाइए ना, और मार्क्स भी कीजिए उनको। ये आपके पास बुक्स होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल आपके पास पूरा होना चाहिए। ये आपको बात ध्यान रखनी है, वो आपके नेट में भी काम आएंगी और प्लस में आपके जीवन में भी उपयोगी है, और आगे जब आप टीचर बन जाएंगे तब भी काम आएंगी। तो आपके खुद के नोट्स अगर बन जाते हैं तो वेल एंड डन है, सबसे अच्छा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी नेट की तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उनके उत्तर आपको देना है। अभी तक मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आपने उत्तर अभी तक नहीं दिया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप सुनकर टाल देते हैं। मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर हमारा नेटवर्क नहीं होता है, हम वीडियो डाउनलोड करके पढ़ते हैं, और डाउनलोड करके पढ़ने से हम फिर कमेंट कर नहीं पाते, हम कैसे करें। कुछ बच्चों ने हमें बताया कि सर हम सफ़र में होते हैं तो कान को लीड लगा के हम सुन लेते हैं, या फिर कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स है, वो कहती हैं सर हम खाना बनाते रहते हैं, तब उस समय हम वीडियो चलाकर सुन लेते हैं। तो हम आपके उत्तर कैसे दें? तो चलिए देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, तो आपको सोचना है कैसे उत्तर देना है। लेकिन सर हम जानकारी सारी आपसे प्राप्त कर रहे हैं, वीडियो आपके सारे सुन रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाते तो एग्जाम में आप उत्तर जरूर दे देना, वहां आप ऐसा मत कर देना। चलिए, पहला प्रश्न है, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? तो देखिए, आर्य अष्टांगिक, एक होता अष्टांग, अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम नियम वाला, महर्षि पतंजलि वाला, लेकिन यहाँ पर आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की है। 4 आर्य सत्य है ना, 4 नोबल पाथ, आपको पता होना चाहिए। देखो, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा। तो मुझे आपको बताना है 4 आर्य सत्य कौन से हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल चुटकियों पे पता होना चाहिए, अगर आप नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो। 4 आर्य सत्य कौन से हैं, मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के। मैं हर प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, हमें टाइम भी बचाना है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी चौथा जो आर्य सत्य है, उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग होते हैं, ठीक है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, याद होगा ना आपको, ये कई बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, लगभग हर एग्जाम में आता है। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, कई बार बीच में से सीक्वेंस पूछ लेता है, कई बार इनका अर्थ पूछ लेता है, कई बार इनका मिलान आ जाता है। और देखिए, थर्ड पेपर में पहली बार ही आया है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, पहला क्वेश्चन दे दिया है कि किसकी देन है। अब आप बताइए किसकी देन है, बहुत ही आसान प्रश्न है भाई। आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है वो महात्मा बुद्ध की देन है, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध की। देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है, इसमें ऑप्शन आपका क्या है, बी आपका ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर स्पष्ट ढंग से लिखा भी गया है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसमें कितने 8 जो अंग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक, इसमें थोड़ा ठीक नहीं लिख रखा ना, अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया गया। आपके जो एग्जैक्ट वर्ड है अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तो सम्यक का मतलब होता है राइट, राइट एटीट्यूड, ठीक है? सम्यक भी लिख सकते हैं या सही, सही भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट वही वर्ड लिखने हैं ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, है ना, वही लिखना आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से एक, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए 10 उपनिषद, देखिए मुख्य 10 उपनिषद वो हैं जिनकी व्याख्या या जिनका भाष्य शंकराचार्य जी ने किया है। तो जो प्रिंसिपल उपनिषद हैं, जो मुख्य उपनिषद हैं, वो 10 हैं, ठीक? वो क्यों है वो 10, क्यों मान्यता प्राप्त है? वैसे टोटल कितने हैं? 108 हैं। किसमें बताए गए 108? आपको मुझे बताना है किस उपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं। एक उपनिषद है, एक बार नेट का एग्जाम में पूछा भी था कि उसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई, वो आपको बताना है। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी 10 जो उपनिषद है उनकी व्याख्या करते हैं, है ना, उन पर भाष्य लिखते हैं, इसलिए मुख्य उपनिषदों में ये शामिल है। तो उसमें ईस, केन, कठ, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, परसन, मांडुक्य, मंडूक, है ना, एक मांडुक्य है, एक मंडूक उपनिषद, ये टोटल
10 उपनिषद है। तो आप देखिए 10 उपनिषदों में कौन सा शामिल नहीं है, आप खुद ही उत्तर दे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कौन सा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद नहीं है, कौन सा? सी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये योग उपनिषद है, अच्छा उपनिषद है, लेकिन इसमें इसकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने नहीं की। आदि गुरु या जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या नहीं की। तो अद्वैत को मानते थे शंकराचार्य जी, 10 उपनिषदों की उन्होंने व्याख्या की है, इसलिए उनको 10 मुख्य उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद की उन्होंने व्याख्या नहीं की थी, इसलिए इसको 10 उपनिषदों में शामिल नहीं किया जाता। श्वेताश्वर उपनिषद भी योग का मुख्य उपनिषद है ना। इसमें कहा गया ना, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम शरीरम, जो योग के अग्नि में शरीर को तपा लेता है उसकी ना मृत्यु होती है, ना उसको बुढ़ापा आता है, और उसको बीमारी छू भी नहीं सकती है। अब अगर आप बता सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए ये श्वेताश्वर उपनिषद के कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को इंगित करता है? ये गीता का प्रश्न है। गीता में एक अध्याय का नाम भी है। मैंने कहा था ना, गीता में सारे अध्याय इसमें नहीं है, गीता के सारे अध्याय नेट के सिलेबस में नहीं है, सिलेक्टेड ही अध्याय है। ये आपके लिए अच्छी बात है। तो मुझे आपने अभी तक नहीं बताया है, आप मुझे बताना कि कौन कौन से अध्याय नेट के सिलेबस में शामिल है गीता के। ठीक है, एक अध्याय का नाम क्षेत्र और क्षेत्रक भी है, कौन सा है वो आप मुझे बता सकते हैं क्या? है ना, तो वो मुझे बताना है। तो देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्र को इंगित करता है? प्रकृति और पुरुष करता है, या आत्मा ईश्वर है, या माया ब्रह्म है, जगत जीव है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए जो क्षेत्र है उसका मतलब शरीर होता है, उसका मतलब प्रकृति होता है, उसका मतलब ज्ञात होता है, और क्षेत्र के जो होता है वो आत्मा है, पुरुष है, या ज्ञान है। तो आप मुझे ऑप्शन में बताइए, यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्र की बात सीधी सी बात है, शरीर और आत्मा की बात है, और शरीर और आत्मा का मतलब प्रकृति और पुरुष की बात है। यहाँ पर पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब क्या है? यहाँ पर आत्मा है। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या है? यहाँ पर शरीर है। ठीक है, अगला है, केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है ना। एक आता है ना प्रसंग, यक्ष कुछ बनकर जाता है। इंद्र है, अग्नि है, ब्रह्म है, वायु है, कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 है कि देखिए केनोपनिषद जो है उसमें यक्ष जो है, एक स्टोरी होती है, जब सभी को घमंड हो जाता है तब यक्ष है वो ब्रह्म का रूप लेकर जाते हैं। ठीक है, यक्ष कौन थे? ब्रह्म थे। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? बी उत्तर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उद्गीत क्या है? प्राण है, चंद्रमा है, सूर्य है, प्रणव है। ये भी उपनिषद का है। किस उपनिषद में आप मुझे बताना, किस उपनिषद में उद्गीत की चर्चा की गई है? तो उद्गीत देखिए प्रणव है। क्या है? प्रणव है, जिसे ओमकार भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, ओमकार कहें, प्रणव कहें, उद्गीत कहें। यह आपके लिए मैं 3 प्रश्न खड़े कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए उद्गीत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? 2 में भी हो सकता, आप मुझे बताना। दूसरा, प्रणव तस्य वाचक प्रणव है ना, ईश्वर का निज नाम, ये कौन से ग्रंथ में है? और तीसरा प्रश्न, उस ग्रंथ के कौन से अध्याय का कौन सा ये श्लोक है या सूत्र है? ये भी आपको बताना है। 3 प्रश्न मैंने खड़े किए हैं। अगला है, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है? तो देखिए भगवत गीता के अनुसार कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता? इच्छाहीन व्यक्ति, अहंकारहीन व्यक्ति, या कर्मयोगी, या विद्वान। कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है? तो देखिए शांति की स्थिति को प्राप्त कौन नहीं कर सकता है? तो जिसमें इच्छाहीन व्यक्ति है, जिसकी कोई डिजायर ही नहीं है, वो तो शांति प्राप्त करेगा। अहंकार नहीं है जिसमें, वो भी शांति प्राप्त करेगा। कर्मयोगी है, वो भी शांति प्राप्त करेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है शकोलर यानी विद्वान, वो शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है।
इसमें देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है कि यहाँ पर स्पष्ट कहा है विद्वान जो है वो शांति की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वो अभी मंजिल तक पहुंचा नहीं है ना। क्योंकि व्यक्ति को कोरा ज्ञान भी अहंकारी बना देता है। ठीक है, कोरा ज्ञान भी व्यक्ति को क्या बना देता है, अहंकारी बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्वान भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उसकी डिजायर्स चली जाएंगी, जब वो निष्काम कर्म योगी हो जाएगा, जब उसका ईगो समाप्त हो जाएगा, तभी वो स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो अगर आप ये कौन से श्लोक में से लिया गया अगर आप बता सकते हैं तो यार वेलकम, आपका स्वागत है। इसका मतलब बहुत ही अच्छे स्वाध्यायी छात्र हैं। मुझे बता सकते हैं कि गीता के कौन से अध्याय का कौन से श्लोक में बात कही गई है। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? देखिए ये किसका सूत्र है, ये योग सूत्र का है। योग सूत्र का ये प्रश्न है, यानी अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? विवेक ख्याति का, असंप्रज्ञात समाधि का, निर्विचार समापत्ति का और धर्मिक समाधि का। तो देखिए अध्यात्म जो प्रसाद है वो निर्विचार समापत्ति का है। तो ये निर्विचार समापत्ति क्या होती है ये आपको खुद बताना है। और आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है कि ये योग सूत्र या योग दर्शन के कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है जिससे अध्यात्म प्रसाद का परिणाम बताया गया है। अब सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के तत्व घटक हैं। जो प्रकृति है उसके क्या क्या मुख्य घटक है ना, सांख्य दर्शन के अनुसार वात पित्त कफ नहीं है क्योंकि आयुर्वेद के हैं। सत्व रजस और तमस ये बिल्कुल हो सकते हैं। मनस बुद्धि और अहंकार की भी वहां पर चर्चा की गई है। वाक पानी और पायु ये हो नहीं सकते हैं। तो देखिए सांख्य शास्त्र के अनुसार सत्व रजस और तमस प्रकृति तत्व के मुख्य 3 घटक हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि सत्व रजस और तमस है वो किसको कहा गया है? यानी हमारी बुद्धि है या हमारा अहंकार है? कौन से 3 प्रकार के बताए गए सत्व रजस तमस, आप मुझे बताना है। योगसार जो पुस्तक उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? देखिए एक आध प्रश्न सिद्ध सिद्धांत पद्धति से भी जरूर आता है। ठीक है, गोरखनाथ जी की रचना है, बहुत ही पुराना और अच्छा ग्रंथ है ये। तो योग के कितने अंग उसमें बताए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योग के 8 अंग बताए गए हैं। ठीक है, योग के 8 अंग बताए गए हैं। मोस्टली हठयोग ग्रंथों में योग के 6 अंग 7 अंग बताए हैं, लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 8 अंग बताए हैं। अगर आपको ध्यान है तो आप मुझे जरूर बताएं कि कौन से 8 अंग बताए गए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। 8 अंग कौन से बताए गए हैं वो आप मुझे जरूर बताएं, है ना। और कौन से अध्याय में बताए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, कौन से चैप्टर में कौन से अध्याय में बताए गए हैं और 8 अंग कौन कौन से हैं ये आपको लिख के बताना है। ये पेपर हम पहले आया हुआ कर रहे हैं, इसको पढ़ के भी हम 50 to 60% मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें उन्हें हल करना है। दूसरा, इसके साथ साथ इसका असेंडिंग एडजेसेंट जो पेपर जो क्वेश्चंस है उनको भी हमें पढ़ना है। और बुक में सीधा हमें टक्कर मारनी है, बुक में हमें सीधा खोल कर देखना है, उससे इर्द गिर्द के क्वेश्चन भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कुंडलिनी के स्वरूप कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुंडलिनी के 2 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, वो कौन कौन से वो आपको लिख के बताना है। ठीक है, 2 बताए गए हैं, एक जगह पर इसके 3 बताए गए, एक जगह पर 2 बताए। वो क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं मुझे कि 2 क्या बताए गए हैं, 3 क्या बताए गए हैं, है ना। और योगसार पुस्तक में बताया गया है, मैंने बुक का रेफरेंस भी आपको दे दिया, आप बता सकते हैं मुझे। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? शिव संहिता में भी साधक तत्व बताए गए हैं, है ना। बाधक तत्व, साधक तत्व सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताए हैं ना, तो शिव संहिता में साधक तत्व बताए हैं। तो देखिए दृढ़ विश्वास तो रहेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण भी है, मिताहार भी है, लेकिन एक यज्ञ नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं शिव संहिता के कौन से अध्याय में और कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक है ये बताना है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि सही शिव संहिता में सफलता के या साधक जो तत्व है वो कौन कौन से, उनके नाम लिख के आपको बताना है। अगला प्रश्न है पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया? देखो 2 प्रश्न पहले आ चुके हैं, तीसरा प्रश्न ये है। पिंड विचार के अंतर्गत
सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों को वर्णन किया गया है। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं सीधा यहीं छोड़ रहा हूं, मुझे आपको आप मुझे ये बताएंगे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि पिंड जो विचार जो चैप्टर है, तो उसमें कितने आधारों का वर्णन किया गया। देखिए 16 आधार बताए गए। कितने? 16। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? सी रहे। क्वेश्चन नंबर 13, हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई। अब स्वाभाविक कुछ अलग है तो इसलिए पूछा है ना। अगर सीधी सीधी षटक्रम की 6 क्रियाएं पूछ लेता तो हठ रत्नावली का क्यों कहता। तो ये भी कॉमन सेंस लगाना है कि एग्जामिनर ये चीजें पूछ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग बात है, सीधी सीधी बात तो नहीं है। तो शोधन के उसमें 8 क्रियाओं का वर्णन मिलता है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी 2 क्रियाएं अलग हैं उसमें। एक प्रश्न आपके लिए है, कौन सी 2 क्रियाएं अलग है, क्योंकि हठयोग ग्रंथों में षटक्रम का वर्णन मिलता है, यहाँ पर अष्टक्रम का वर्णन मिलता है। तो अष्टक्रम में 2 क्रियाएं कौन सी इंक्लूड है वो आपको बताना है। और 8 रत्नावली के कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है जो अष्ट क्रियाओं का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या निभाता है। देखिए मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था, एड्रेनालिन है या नॉर एड्रेनालिन है, या ग्रोथ हार्मोन तो हो नहीं सकता, ग्लूकागोन भी नहीं हो सकता। तो देखिए एड्रेनल जो हार्मोन है फाइट एंड फ्लाइट कहाँ है, हमारी जो दोनों किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर कौन सा होता है, एड्रेनल हार्मोन होता है, एड्रेनल ग्लैंड होती है। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, तो एड्रेनलिन जो होता है, जो फाइट और फ्लाइट के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किडनी को अधिवृक्क भी कहते हैं ना। अगला है, सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्रोनोबायोलॉजी, एंड्रोक्योलॉजी। सर्केडियन रिदम होता है हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक ये होता है जैसे हम सोते हैं, खड़े होते हैं, टाइम पर हमें भूख लगती है, टाइम पर हम सोते हैं, टाइम पर हम उठते हैं। तो एक नेचुरल जो दिनचर्या होती है हमारे शरीर की, नैसर्गिक जो प्रक्रिया होती है शरीर की, है ना, वो क्या है, सर्केडियन रिदम कहा जाता है। तो देखिए सर्केडियन रिदम जो है, इसका वर्णन जो किया जाता है या इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन होते हैं 24 घंटे के अंदर, वो सब इसमें आता है। और इसका जो अध्ययन है ये क्रोनोबायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, किसमें, क्रोनोबायोलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत में होती है, यानी सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें मिलता है। भाई कैल्शियम ऐसे तो केले में भी होता है, पालक में भी होता है, रागी में भी होता है, दूध में भी होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा कैल्शियम की जो मात्रा है वो रागी में मिलती है। रागी का आटा होता है ना, बड़ा उपयोगी होता है, जैसे ज्वार का होता है ना, आप खा सकते हैं सर्दी में। रागी का आटा जो होता है वो हमने खाया है काफ़ी, उसकी चपाती जो है ना, गेहूं के जो आटा होता है उसमें मिलाकर आप खा सकते हैं। आपकी बोन्स के लिए बड़ा अच्छा होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है ना। तो रागी जो होती है उसमें देखिए कैल्शियम की मात्रा 350 मिलीग्राम होती है, यानी दूध से भी कई गुना ज़्यादा। तो रागी का आटा है ना, बाजरे जैसी रोटी बनती है, वो आप खा सकते हैं। ज्वार, रागी, मक्का, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो रागी इसमें है। तो आप देखो आगे और भी क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए इसमें, कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा किसमें, रागी में, फिर दूध में है, फिर पालक में है, और फिर केला में। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले सीक्वेंस में, पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले रागी है, फिर दूध है, फिर पालक और फिर केला है। केला में सबसे कम होता है क्या, कैल्शियम। अगला, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से पूछ रहे हैं, और गीता का ये प्रश्न है, ये सामान्य प्रश्न भी और गीता का भी है। तो आप बताइए, जिसमें सकारात्मक शब्द आ जाए ना वहां पर समझ लेना, प्रसन्नता हो, खुश रहता हो, हल्कापन हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, है ना। ऐसा व्यक्ति कैसे कौन होता है, सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं। तो सीधा सा है, सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, सत्व गुण प्रधान है, बी ऑप्शन इसका रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, वो संतुलित व्यक्ति होता है, दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति होता है, सात्विक व्यक्ति होता है, पवित्र व्यक्ति होता है, दिव्य व्यक्ति होता है। अगला है, आदि शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आपको मैं बता ही चुका हूं, आदि का मतलब मानसिक रोग, साइको,
साइकोसिस। व्याधि का मतलब शारीरिक रोग। इसका कंसेप्ट किससे मिलता है? योग वशिष्ठ में मिलता है। ठीक है, तो आदि का मतलब मनोमय कोष से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर क्या है? मनोमय कोष जो है उससे जो भी उत्पन्न होते हैं मानसिक या भावनात्मक विचार, उनको व्याधि कहते हैं। तो 5 कोष आप सबको बता ही रखा है मैंने, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा बी, मनोमय कोष। आगे चलते हैं। शरीर में विश्राम एवं पाचन, डाइजेस्ट एंड रेस्ट, सुना होगा ना आपने। इस अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र का भाग है। प्राणुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक है, या संश्लिष्ट तंत्रिका तंत्र है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या शौचालय तंत्रिका यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम नहीं। तो देखिए, डाइजेस्ट और रेस्ट के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है या प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो डाइजेस्ट और रेस्ट यानी विश्राम और पाचन के लिए उपयोगी होता है। अगला है चयापचय यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किनका संयोजन किया जाता है? देखिए, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, 3 क्रियाएं हमारी शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम है उनमें किन क्या क्या होता है ना, किनका संयोजन पाया जाता है? तो देखिए, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है, उसमें आपका जो पेट का बढ़ा हुआ मोटापा होता है, रक्तचाप होता है, और उसमें निम्न मात्रा किसकी हो जाती है? HDL की हो जाती है। तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन ए आएगा इसमें ना। यानी मेटाबॉलिज्म है वो पूरी क्या क्या चीज काउंट होती है उसमें, उधर ये जो मोटापा है वो, बढ़ा हुआ रक्तचाप, और अल्प HDL। अल्प का मतलब कम मात्रा में HDL। अगला प्रश्न है, ध्यान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। तो देखिए, स्ट्रेस तनाव को घटाता है, सही बात है। ध्यान है वो तनाव को घटाता है या स्ट्रेस को कम करता है। रक्तचाप को सामान्य करता है, सही बात है। रक्त शर्करा को सामान्य करता है, सही बात है। कार्टिसोल को बढ़ाता है, गलत बात है ये। कार्टिसोल को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो कार्टिसोल क्या है? एक बैड हार्मोन है, और उसको क्या करता है? कम करता है, उसको बढ़ाता नहीं है। बढ़ाएगा तो दिक्कत और हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, कार्टिसोल को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता नहीं है, घटाता है। हठ प्रतिपिका तथा घेरण संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई है, तो देखिए 2 बालिशत लगभग 1.5 फुट, 1 बालिशत लगभग 9 इंच, आधा बालिशत लगभग 4.5 इंच, 1.5 बालिशत लगभग 13.5 इंच। अगर आपने सूत्र नीति की है, आपके हाथ में आती है, तो आप थोड़ा अपने दिमाग से भी आइडिया लगा सकते हैं लगभग उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, 1.5 फुट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 इंच हो नहीं सकती है ना, 13.5 इंच भी नहीं होगी, कितनी होगी? 9 इंच होती है। ठीक है, 9 इंच, 1 बालिशत बोला गया उसको। 1 बालिशत का मतलब 9 इंच। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हठ प्रतिपिका का कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है, और घेरण संहिता के कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है? ठीक है, जिसमें इस बालिशत की लंबाई बताई गई है। हठ प्रतिपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है? किस रोग में लाभकारी नहीं है? एक रोग का नाम हमें लिखना है। तो देखिए, दो लाभकारी किस में है? कपाल शुद्धि तो करती ही है, नेत्र रोगों में भी लाभकारी है। जत्रुवर्धगत रोग जो है, जत्रुगत रोग जो है ना, तो जत्रुगत रोग वो होते हैं जो कंधे से ऊपर होते हैं। जत्रु का मतलब कंधा है यहाँ पर, है ना, संस्कृत में। तो इससे ऊपर के लोगों में तो लाभकारी होती ही है। अमल पित्त जो है, एसिडिटी है, उसमें लाभकारी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। हाइपर एसिडिटी है ना, उसमें उपयोगी नहीं है। तो देखिए, सूत्र भी दिया गया ना, कपाल शोधिन क्षय दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिव्य दृष्टि भी मिलती है। जत्रुग जात रोगांध नेति शशु निहितम क्षय। तो ये 30वां जो सूत्र है कौन से अध्याय का, आप मुझे ये बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हठ प्रतिपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है, कितनी लंबाई है? हठ प्रतिपिका के अनुसार 15 फुट है,
7.5 फुट है। 7.5 तो हो ही नहीं सकती, अगर आपने धोती की है तो थोड़ा आइडिया तो आपके माइंड में भी आता है ना। तो 26 फुट है, बहुत बड़ी लंबी भी नहीं है, 15 फुट भी नहीं है, 22.5 फुट होती है लगभग, ठीक है। 22 फीट या 22.5 फुट होती है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट दे रखा है 22.5 फीट। तो आप मुझे बताइए हठ प्रदीपिका के कौन से अध्याय का ये कौन सा श्लोक है जिसमें वस्त्र धोती की लंबाई बताई गई है। अगला है हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया है। यानी एक ऐसा है जिसको जो पश्चिमोत्तानासन का लाभ नहीं है, बाकी सब पश्चिमोत्तानासन के लाभ है। तो आप दिमाग दौड़ाइए, तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं। शायद दौड़ा लिया होगा आपने दिमाग, कौन सा उत्तर बताइए मुझे। तो देखिए, पश्चिमोत्तानासन से पेट की चर्बी कम होती है, ये जो सूत्र में बात बताई गई ना वही हमें ध्यान देनी है। सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। 3 इसके लाभ बताए गए, तो एक लाभ कौन सा नहीं बताया गया, अम्लता कम करता है, एसिडिटी कम करता है, ये लाभ नहीं बताएगा। हो सकता है कम करता है, एसिडिटी कम होती है, पाचन तंत्र ठीक होता है तो एसिडिटी भी कम होगी, लेकिन यहाँ पर जो सूत्र में पूछा गया है ना वो बात कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हठ प्रदीपिका के कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है जिसमें पश्चिमोत्तानासन के लाभ दिए गए हैं। अगला है, शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता है। यानी जो टीचिंग है वो किस किस से प्रभावित होती है। शिक्षक से तो होगी, क्योंकि टीचिंग में 3 दूरी होती है, शिक्षक, छात्र, सिलेबस, एनवायरमेंट, बल्कि 4 कह सकते हैं। तो शिक्षक प्रभावित करता है, सारा प्रभावित करता है, शिक्षक के गुण, कर्म, स्वभाव सब प्रभावित करते हैं। छात्र का करता है, वातावरण, एनवायरमेंट कैसा है उसका प्रभाव करता है। लेकिन शिक्षक का सामाजिक स्तर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, वैसे करता है लेकिन इतना नहीं करता है, इन तीनों के बजाय कम है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्रभाव जरूर डालता है शिक्षक का सामाजिक स्तर, किस लेवल का टीचर है ना, बैकग्राउंड कैसा है, स्टूडेंट का भी डालता है, लेकिन इतना नहीं डालता है जितना शिक्षक खुद, शिक्षक का, स्टूडेंट और वातावरण। अगला है, प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए। एक अच्छा जो लेसन प्लान है, कौन सा लेसन प्लान, किसका, योग का, किसके लिए, टीचिंग के लिए। तो टीचिंग के लिए जो योग लेसन प्लान है जो प्रभावकारी हो वो कब तैयार किया जाना चाहिए। कक्षा से 1 सप्ताह पहले, कक्षा से ठीक पहले, कक्षा से 1-2 दिन पहले, कक्षा की समाप्ति के बाद। देखिए फर्स्ट पेपर में भी आता है कई बार क्वेश्चन। तो देखिए, अच्छा शिक्षण हो, अच्छी टीचिंग हो, प्रभावकारी हो, उपयोगी हो, है ना। प्रभाव उत्पादक का मतलब वो अधिक उपयोगी हो विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए वो ये होता है कि कक्षा से ठीक पहले तैयार करना चाहिए, सबसे अच्छा तो तभी रहता है ना। 1 सप्ताह पहले तो आप भी भूल जाते हैं, कक्षा से 1-2 दिन पहले भी ठीक नहीं है, कक्षा की समाप्ति के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कक्षा से ठीक पहले करें तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में रहता है। कई बार होता है ना, टीचर भी क्लास में जाने से पहले कुछ देख कर जाता है, पढ़ कर जाता है, समझ के जाता है, तो ऐसा अगर आप करके जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए। योग के व्यवहारिक यानी जब आप योग की प्रैक्टिकल कक्षा ले रहे हैं, आप जब आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद कुछ भी अभ्यास करा रहे हैं या षटक्रम की क्रियाएं करा रहे हैं, तो उसमें जब टीचिंग कराते हैं, है ना, उसके बाद प्रश्न और उत्तर का जो सेशन आता है तो कब होना चाहिए। कक्षा के प्रारंभ में कर दें या अभ्यास का परिचय देने के बाद करें, या समूह अभ्यास के बाद करें, या पाठ के अंत में करें। तो देखिए सीधी बात है, प्रश्न उत्तर कब करेंगे आप, जब उनको कोई अभ्यास करवा देंगे, जैसे आपने जल नीति करवा दी, सूत्र नीति करा दी, फिर सब बच्चे आकर बैठ गए, उन बच्चों को फिर आप क्या बताएंगे। वो समूह में बैठे हैं तो समूह में बैठने के बाद जो जो उनको क्वेरी थी, जो जो उनको डाउट था, वो आप क्लियर करेंगे। तो समूह अभ्यास के बाद ही आप ये इनका आयोजन करेंगे। अगला है 29, छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावकारी व्यवस्था क्या है। तो देखिए छोटे समूह के लिए पूछा है, एक गोलाकार भी हम बैठा सकते हैं, है ना, आप अर्धचंद्राकार भी बैठा सकते हैं, वर्ताकार भी बैठा सकते हैं, रो में भी बैठा सकते हैं, कॉलम में भी बैठा सकते हैं ना, पंक्तियों में, स्तंभाकार। तो देखिए छोटे समूह के लिए
सबसे अच्छी उपयोगी विधि जो है वो अर्धवर्ताकार होती है। अर्धवर्त होता है ना, अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं, ऐसे, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, आपके सामने ऐसे बच्चे यूं बैठे हैं, यानी हर बच्चे पर आपकी नजर है यूं, तो आप अच्छे से उनको प्राणायाम, आसन, ध्यान का अभ्यास करवा सकते हैं। तो छोटे समूह के लिए अर्धवृत्ताकार विधि है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बड़े समूह के लिए कौन सी विधि ठीक है? आपके लिए ये चारों ऑप्शन ही है, मुझे बताना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण भी यहाँ है, विपर्य भी यहाँ है, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो कूट का मिलान करना है। तो बताइए, विपर्य नहीं है, विकल्प है, विपर्य, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, 5 प्रमाण है। मतलब वृत्तियां हैं। तो वृत्तियों के में जो प्रमाण है उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमान, एक होता है आगम। तो इसमें एक आएगा ऑप्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यानी ए, बी और डी। 3 इसमें रहेंगे आपके। क्या क्या 3 रहेंगे? ए, बी और डी। ठीक है, तो 3 क्या क्या रहेंगे आपका? जो प्रमाण है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अनुमान होता है, ठीक है, तीसरा आगम होता है। तो जिस ऑप्शन में प्रत्यक्ष है यानी बी है, डी है, ए है, तो वो सही है। तो देखिए, बी, डी, ए, बी, 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 डी, ए है ना, लेकिन आगे कंफ्यूज कर दिया, सी सही नहीं है। हाँ, सी तो सही नहीं है, डी सही नहीं है, ए सही नहीं है, या बी सही नहीं है। इसका उत्तर आप ऐसे भी देख सकते थे कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, स्पष्ट है, विकल्प नहीं है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक आगम। ठीक है, 5 वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 5 वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इसमें जो प्रमाण होता है वो 3 प्रकार का होता है, ये हम देख चुके हैं। और उसमें आप जैसे पता है आपको, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम है, सी नहीं है। तो जिसका सी नहीं है, देखिए एक ही ऑप्शन से हमारा क्लियर हो जाता है, तो ये है हमारा ना। यानी क्वेश्चन को आप उल्टा भी देख सकते हैं ना, सीधा सीधा ना देख के आप इसको उत्तर की दृष्टि से भी देख सकते हैं, तब भी आप सोल्व कर सकते हैं कुछ प्रश्न को। तो देखिए, प्रत्यक्ष वो होता है जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, कहीं पर कोई घटना घटित हुई जो जिसको आपने अपने आंखों से देखा। दूसरा अनुमान होता है इन्फ्लुएंस, यानी पानी आ रहा है नदी में, पहाड़ों का पानी आ रहा है और मैला पानी आ रहा है ना, मैला का मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें मिली हुई आ रही हैं, तो इससे अनुमान लग जाएगा कि बारिश हुई है। बादल को देख कर हम अनुमान लगा लेते हैं कि उधर बारिश होगी, है ना। धुएं को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं उधर अग्नि जल रही होगी। ऐसे तीसरा आगम जो होता है, ट्रुथवर्सी यानी टेस्टिमनी, जो हमारे विद्वान महापुरुष हैं उनकी जो बातें हैं वो आगम में आती है ना। महापुरुषों की जो भी वाणी है वो आगम में आती, चाहे भगवान महावीर हो, महात्मा बुद्ध हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, इनके जो प्रमाण दिए जाते हैं वो आगम में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? एक सूत्र है ना, आप बता सकते हैं कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है? मुझे बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सूत्र है। कौन से पाद का कौन सा वो सूत्र है? पहला ही सूत्र है, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है, कौन से पाद का ये बता देना। और सूत्र भी बता देता हूँ, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, सिद्धा, है ना। तो सिद्धियां किसके प्राप्त को? औषधि से प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, तप से प्राप्त कर सकते हैं, समाधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन बी नहीं है, यानी 2 नंबर ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, शक्तिपात रोंग ऑप्शन है। अगर आपको सूत्र याद तो आप समझ गए, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिज, सिद्ध, यानी इनसे आप सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, या तो जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से। तो शक्तिपात ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो जिसमें शक्तिपात ऑप्शन उसको हटा दीजिए,
यानी जिसमें दो ऑप्शन है वो उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दो ऑप्शन देखिए, एक में भी है, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है। तो जिसमें 2 नहीं है, देखिए हम उत्तर लेके चल रहे हैं, तो वो आपका सही ऑप्शन है। तो 2, 1, 3 और 4 यानी बी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे भी आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपप्राण वायु है, उपप्राण कौन कौन से हैं? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, नाग, क्रुम, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय। आपको मुझे बताना है नाग का संबंध किससे है, क्रुम कहाँ होता है, क्रुम पलकों में होता है, कृक्कल कहाँ होता है, देवदत्त क्या होता है, और धनंजय कब होता है। तो पांचों को मेरे को लिख के बताना है आपको ऑप्शन में, अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नाग, क्रुम और कृक्कल, देवदत्त और धनंजय। तो नाग नहीं है इसमें, कृक्कल है, मकर नहीं है, कुरुम है, भुजंगिनी नहीं है। देखिए क्रिकर लिखा हुआ है, कई जगह पर क्रिकल बोलते हैं, कई जगह पर क्रिकर है, थोड़ा इंग्लिश भी देख लेना आपको, इसलिए मैं कहता हूँ। आप ये मत समझना कि अशुद्ध लिखा हुआ है, क्रिकर भी ठीक है। क्रिकर और कुरुम तो है ही, तो मकर और भुजंगिनी नहीं है। तो क्रिकल और कुरुम देख लीजिए, 1 और 3 जिसमें हो। 1 और 3 किस में सही है? सी में। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। कुंठा के प्रमुख स्रोत हैं। कुंठा, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न हो सकता है। कुंठा के प्रमुख स्रोत है, यानी जो कुंठा होती है ना, आदमी कुंठित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो उसमें उनके क्या कारण है? वातावरण संबंधी कारक है, या व्यक्तिगत कारक है, या कोई विवाद है, या सकारात्मक कोई लक्ष्य है, उसके अनुसार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ऑप्शन वातावरण संबंधी कारक भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल कारण हो सकते हैं, कोई विवाद भी हो सकता है, सकारात्मक लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता, सकारात्मक होगी तो कुंठा होगी ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3। तो देखिए इसमें उल्टे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, बी रहेगा इसका उत्तर। क्या रहेगा? बी रहेगा। ऑप्शन इन्होंने उल्टे दे रखे हैं, यानी 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला प्रश्न, अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, किस हार्मोन का स्रावन करता है? तो देखिए पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन क्या होती है? जो अंतःस्रावी होती है, जो हार्मोन रिलीज करती है। एक्सोक्राइन क्या होती है? जो बहिस्रावी होती है, जो एंजाइम्स रिलीज करती है, जूस या रस रिलीज करती है। ठीक है, तो किस हार्मोन का स्रावन करती है ये? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमेटोस्टेटिन का करती है, या ग्लूकागॉन का करती है, कार्टिसोल का करती है, एपिनेफ्रिन का करती है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक भी पता है, जैसे आपको ये पता है ग्लूकागॉन का करती है, क्योंकि आपको पता है जो आपको डायबिटीज होती है वो लेक ऑफ इंसुलिन की होती है। ठीक है, इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का संबंध है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया यार ग्लूकागॉन है, तो ग्लूकागॉन उसमें सेल्स होती है ना अल्फा। मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है कि जो डायबिटीज होती है उसका संबंध किस ऑर्गन से है। दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि इंसुलिन की लेक ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन कम स्रावित होता है, तो वो कौन सी सेल कम स्रावित करती है? अल्फा सेल से, बीटा सेल से, गामा सेल से, वो भी आपको बताना है। तो ग्लूकागॉन का संबंध किससे? अग्नाशय है। तो आपको ये पता है कि 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बताना है कि 1 और 2 सही है, 1, 3 सही है, 3 या 4 सही है, 2 या 3 सही है। देखो ग्लूकागॉन को बैलेंस करता है, तो ग्लूकागॉन को हार्मोन नहीं है, तो हार्मोन क्या है यहाँ पर? सोमेटोस्टेटिन और कार्टिसोल। तो यानी 1 और 3 जो हार्मोन है वो स्रावित करता है। 1 और 3 किस में है? सॉरी, 1 और 2, 1 और 2 सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकागॉन। हाँ, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करता है और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है।
तो 1 और 2 ऑप्शन है, और 1 और 2 का मतलब बी ऑप्शन रहेगा इसमें। क्योंकि ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे अपोजिट कार्य करते हैं ना, तो इंसुलिन तो हार्मोन रिलीज होता है। अल्फा जो सेल्स हैं वो शायद सोमेटोस्टेटिन करती हैं, बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन करती हैं, गामा सेल्स हैं वो शायद ग्लूकोन करती है ना। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मुझे बताना। ठीक है, अल्फा बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, बीटा सेल्स कौन सा करती हैं, और तीसरी जो सेल्स हैं उनका क्या नाम है और कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं। हमारे आहार के सार घटक प्रोजीमेट प्रिंसिपल्स हैं। प्रमुख घटक कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। मुख्य घटक, तो देखिए विटामिन हमारे मुख्य घटक नहीं है। प्रोटीन, मिनरल्स, मिनरल्स भी ज़्यादा हमारे शरीर के घटक नहीं है। एक हमारे शरीर का जो मुख्य घटक है या तो प्रोटीन है या फैट है। मिनरल्स ज़्यादा नहीं चाहिए शरीर को, विटामिन ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जो मुख्य जो है, मेन जो है वो प्रोटीन है और फैट्स है, यानी 1 और 3 जो ऑप्शन है वो ठीक मिलेगा। 1 और 3 ऑप्शन क्या है, 2 नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए, मिनरल्स कम मात्रा में चाहिए और विटामिन कम मात्रा में चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के प्रमुख कारक हैं। किसी भी बीमारी की, कोई भी बीमारी वो हो सकती है। पहला ऑप्शन थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रहा, क्या है। सातवेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम, दो सम्यता। तो देखिए ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है आयुर्वेद का। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के जो मुख्य कारण है वो 3 बताए। एक प्रज्ञापराध है, एक है प्रज्ञापराध के बाद है असातमेंद्रिय संयोग और परिणाम, 3 है। तो ये 3 देख लीजिए, 2 साम्यता नहीं है इसमें। 1 2 3 ऑप्शन, इसमें ऑप्शन प्रज्ञापराध दे रखा है, दूसरा सातवेंद्रियनार्थ संयोग है, ये गलत है, यहाँ पर असातमेंद्रिय आएगा, और तीसरा परिणाम। तो परिणाम है और प्रज्ञापराध है, यानी 2 और 3 ऑप्शन इसमें ठीक है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, तो और 2 और 3 किस में है, ए में है। ठीक है, तो एक तो प्रज्ञापराध आएगा और एक क्या आएगा, परिणाम आएगा। ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सातवेंद्रियार्थ है, और वहां पर क्या आएगा, असातमेंद्रिय। आगे हम देखते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है। जो वात व्यक्ति हैं, वात पित्त और कफ, तो बचपन से जो वात प्रधान है, जो कृशकाय होते हैं, थोड़े दुबले होते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है। सही उत्तर देने के लिए नीचे कूट का प्रयोग करें। शीत, ठंडा तो भाई वात को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, बढ़ाता है ठंडा। दूसरा, शीत के बाद है मधुर मीठा, उष्ण यानी गर्म, और लघु हल्का। तो देखिए जो वात प्रधान के व्यक्ति है ना, उनके लिए ठंडी चीज ठीक नहीं है, वो वात बढ़ाएंगी। उनके लिए मीठा ठीक है, मीठा वात को शांत करेगा, हालांकि कफ को बढ़ाता है। और उनके लिए गर्म ठीक है ना, वात प्रधान व्यक्ति को गर्म चीजें अनुकूल होती हैं। ठीक है, क्योंकि वात प्रधान को देखा होगा, जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द होता है, तो उनको गर्म चीजें ही खानी चाहिए वात को शांत करने के लिए। तो इसमें मधुर और उष्ण आएगा, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसमें ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 किस में है, डी में है। ठीक है, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अम्ल पित्त यानी हाइपर एसिडिटी जो होती है उसके मरीजों के लिए लाभदायक है। तो इसमें देखो कॉमन सेंस की बात है। हाइपर एसिडिटी, तो धोती, कपालभाति, पश्चिमोत्तान, नाड़ी शोधन। भाई धोती तो उपयोगी होगी ही अम्ल पित्त के लिए,
अगला प्रश्न है कपालभाति पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान उपयोगी नहीं है क्योंकि हाइपर एसिडिटी है, उच्च अम्ल पित्त पहले बना हुआ है उसको। दूसरा नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन के मुझे चांस कम लग रहे हैं, तो आपको जैसे एक ऑप्शन पकड़ में आ गया है, दूसरा कपालभाति हो सकता है ना। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आएगा 1 और 4, धोती और नाड़ी शोधन। बी ऑप्शन धोती और नाड़ी शोधन। कौन कौन से दिए गए इसमें? धोती और नाड़ी शोधन। ये तो धोती आपके लिए अच्छी है, एक नाड़ी शोधन, क्योंकि पश्चिमोत्तान का तो कहीं बताया नहीं है ना। कपालभाति बढ़ा सकता है ना आपकी हाइपर एसिडिटी को, ज़्यादा ही है ना आपका एसिडिटी, इसलिए कपालभाति उपयोगी नहीं है। तो जिसमें 1 और 4 ऑप्शन है, 1 और 4 ऑप्शन है वो बी में है, तो आपका बी ठीक रहेगा इसमें। मुख्य पेशी कंकाली विकार कौन से हैं? पेशी कंकाल है ना, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कौन से विकार होते हैं स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड? तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, अपस्मार नहीं है, पार्किंसंस नर्वस सिस्टम का रोग है, तो कैसरू का संधिग्रह हो सकता है, संधिशोध हो सकता है। अपस्मार तो क्या है? एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 और 2 ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन हाँ 1 और 2 किस में है? सी में है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सी में। तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी हो जाती है ना। संधिशोध यानी अर्थराइटिस और कशेरु का संधिग्रह यानी स्पॉन्डोलोसिस, तो दोनों क्या है ये हम जान चुके हैं, पेशी कंकाली रोग हैं, है ना, हड्डियों के और मसल्स के रोग हैं। अगला 40वां प्रश्न, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन के कारण होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमने बात की थी ना, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो सिंपैथेटिक क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? डाइजेस्ट एंड रेस्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन के कारण होता है किसके? हृदय गति का बढ़ जाता है, या चिंता स्तर में वृद्धि होता है, या हृदय गति का घटना होता है, या मांसपेशियों का स्थिल होता है। तो भाई देखो पैरासिम्पैथेटिक जो है, जब आप डाइजेस्ट और रेस्ट की बात हुई है तो वहां पर विश्राम की बात है, तो विश्राम में हृदय गति बढ़नी तो नहीं चाहिए, चिंता स्तर में भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, हृदय गति घट सकती है और मांसपेशियों में स्थिलीन हो सकती है। मुझे तो 3 और 4 इसके ऑप्शन नजर आते हैं, 3 और 4 जो ऑप्शन है वो बी में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी का रहेगा। ठीक है, बी का मतलब 3 और 4। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है ना। है ना, डाइजेस्ट रेस्ट की बात हो रही है, तो हृदय गति बढ़ेगी कैसे? आराम कर रहे हैं आप। चिंता स्तर में वृद्धि कैसे होगी? तो कॉमन सेंस है। ये दोनों क्वेश्चन पर्सन हटा दो ना, दोनों 1 और 2 ऑप्शन हटा दो, 3 और 4 बच गए। ऐसे ही सोल्व करने आपको ना, हर पर्सन पढ़ा हुआ नहीं आता है, हर पर्सन समझा हुआ नहीं आता है, कुछ पर्सन आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में समझने पड़ते हैं। अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता एंजाइटी के प्रबंधन के लिए किन किन योगाभ्यासों की सलाह दी जाती है? यानी एंजाइटी जो है, चिंता जो है, वो ठीक करने के लिए, परमानेंट ठीक करने के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? क्योंकि उसको पहले चिंता हो रही है, तो सीधी बात है शवासन उसके लिए अच्छा है, स्वाभाविक है। तो देखिए कुछ कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। भ्रामरी उसके लिए अच्छा हो सकता है। भुजंग आसन और पश्चिमासन थोड़े हार्ड आसन है, वो चिंता वाला व्यक्ति क्यों करेगा, तो उसको रिलैक्सेशन वाली चीज़ें हमें ज़्यादा करानी है। तो मुझे लगता है 1 और 3 ऑप्शन बिल्कुल इसमें ठीक है। और 1 और 3 जो ऑप्शन इसमें 1 और 3 तो मिल ही नहीं रहे कहीं हमें, इसमें ऑप्शन 3 दे रखे हैं। तो भ्रामरी तो है ही, शवासन भी है। 1 और 3 देखो किस में है, पहले 1 और 3 सी में है, 1 और 3 सिर्फ सी में नजर आ रहा है मुझे, तो इसका मतलब सी होगा। हमें तीसरा डाउट में है कि यार कौन सा रहेगा। तो आप पहले ये देख लीजिए ना कि ए और सी, शवासन और भ्रामरी, यानी ए और सी ऑप्शन किस में, 1 और 3 ऑप्शन किस में? तो 1 और 3 जो ऑप्शन मिल रहा है वो सी में है, और कहीं भी 1 और 3 साथ नहीं है पूरे इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या इंक्लूड और हो गया इसमें? इसमें इंक्लूड क्या हो गया? 1 और 3 के अलावा भुजंगासन भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो भुजंगासन भी एंजाइटी के लिए अच्छा होगा, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें उत्तर मिल गया है, ये भी हमें देखना है। एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्तित्व के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? तामसिक प्रवृत्ति का ना गीता में बताया गया ना, सात्विक प्रवृत्ति के क्या लक्षण हैं,
राजसी के क्या लक्षण है, तामसी के क्या लक्षण है। अगर आपको गीता पे कुछ पढ़ना है तो देखिए हमारी पुस्तक है गीता के ऊपर, गीता योग अमृत। इसमें गीता के 700 प्रश्न दिए गए लास्ट में, ठीक है। तो तामसिक जो प्रवृत्ति का तो स्वाभाविक है तामसिक प्रवृत्ति के नेगेटिव ही मिलेंगे सारे। वो लोभी भी हो सकता है, अप्रकाशित होगा, बचा खुचा खाता है, सोने वाला होता है, निद्रा बहुत लेता है, निठल्ला होता है ना। ये सब गुण तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें कूट मिलान करना है ना। विरक्त तो हो ही नहीं सकता। विरक्त का मतलब हो गया वैराग्य, तो वैराग्य तो हो ही नहीं सकता ना। तो एक तो हटा दो ऑप्शन जिसमें है, तो एक ऑप्शन सिर्फ ए में है, उसको हटा दो। प्रवृत्ति, लोभ, अप्रकाश, अप्रकाश मिलेगा, लोभी मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तामसिक यानी भौतिक गुण है, आशा और भ्रम तम से उत्पन्न होता है। तो तमस से क्या है, अस्पष्टता है, आलस्य है, कल्पना है, दृढ़ता पैदा करता है। तमस गुण लोगों के प्रमुख लक्षण है, सतर्क, अशंकित और प्रतिशोधक। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो डाउटफुल है, डाउटफुल। आप देखना है गीता में, ठीक है। गीता में एक श्लोक आता है, तो कौन से अध्याय में तामसिक व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं ना, त्रिगुण जो प्रकृति है ना, उसमें ये मिलेगा आपको। तो उसके श्लोक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ठीक नहीं बैठ रहा है ना, इसमें एक दो वर्ड बदल गए हैं। तो आप मुझे उत्तर बताना इसका क्या बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांतों के प्रकार हैं। प्रारूप सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, खंड विश्लेषण सिद्धांत। तो देखिए व्यक्तित्व विकास के जो सिद्धांत हैं वो बी ऑप्शन इसमें आएगा। बी का मतलब होता है 2 और 3 सही है। एक अधिगम का सिद्धांत होता है, यानी लर्निंग का जो थ्योरी है वो है, और तीसरा जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो फ्राइड का सिद्धांत है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला है, हठ प्रतिपिका के अनुसार मूलबंध की कौन कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। तो मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग के करने योग्य है। उदर का संकुचन करना है मूलबंध में, या गुदा को एडी से दबाना है, या योनि का संकुचन करना है, या वक्स का संकुचन करना है। तो सीधी बात है वक्स का संकुचन तो हो नहीं सकता, मूलबंध है, मूलबंध का मतलब गुदा वाक से रिलेटेड क्रिया है। तो जिसमें डी 4 है तो उसको कट कर दीजिए। देखो इसका मैं बता रहा ना, उल्टे भी हमें चलना है ना। तो इसमें जिसमें भी 4 ऑप्शन है उसको कट कर दीजिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा कौन सा नहीं हो सकता, एक के डी भी नहीं हो सकता है, 3 सी और डी तो हो ही नहीं सकते हैं, और उदर का संकुचन नहीं होता इसमें। तो एक तो गुदा को एडी से दबाते हैं, ये ठीक है, और दूसरा योनि का संकुचन करते हैं, बिल्कुल जो पेरिनियम होता है वहां से हम संकुचन थोड़ा करते हैं। तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं, 2 और 3। 2 और 3 इसका मतलब होगा बी ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। तो इसमें देखते हैं बी है। मतलब ये हम नहीं कर रहे, ये श्लोक कर रहा है। तो आपके लिए प्रश्न है कि मूलबंध का वर्णन हठ प्रतिपिका के कौन से अध्याय में मिलता है और वो कौन सा श्लोक है। हठ प्रतिपिका के अनुसार निम्नलिखित में से रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। किन रोगों में, वात में, कफज में, चर्म में, नेत्र रोगों में। तो देखिए हठ प्रतिपिका के अनुसार पूछा गया है, तो कफ रोगों में तो रहेगी वस्त्र धोती, सीधी बात है। नेत्र रोगों का कहीं जिक्र नहीं मिलता मेरे अकॉर्डिंग। तो चर्म रोगों में मिल सकती है, वात रोगों में मिल सकती है। तो मुझे ये तो कंफर्म है कि 2 और 3 ठीक है, लेकिन 2 ही ऑप्शन है इसमें। तो 2 ही ऑप्शन है, तो 2 और 3 यानी बी ठीक रहेगा, ठीक है ना। यानी कफ रोगों में और चर्म रोगों में, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पकड़ना है। अगला 46वां प्रश्न, ज्ञान योग के साधन है। ज्ञान योग, कीर्तन, श्रवण, मनन, निधि ध्यान। देखो मैंने कई वीडियो बताई, आपको उत्तर खुद बताना है, कूट करके बताना है, ठीक है। ज्ञान योग के अंतरंग बहिरंग साधन है ना, तो कौन कौन से हैं आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसका उत्तर आपके लिए रहेगा, क्या रहेगा आपको खुद बताना है। अगला प्रश्न तर्क से रिलेटेड आ गए। देखिए हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, इनकी बात समझ चुके हैं। अभिकथन होता है, यानी इसमें 4 विकल्प होते हैं, यानी ए ठीक है, आर ठीक है, ए आर की सही व्याख्या, ए आर दोनों ठीक है, लेकिन आर तर्क उसका ठीक नहीं है। ए गलत है, आर सही है, आर सही है, आर गलत है, ए सही है, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपका अभिकथन भी गलत हो सकता है, आपका तर्क भी गलत हो सकता है, ठीक है। आपके दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या ठीक नहीं हो सकती, तर्क। तो देखिए इसका प्रश्न है, अब ये देखिए कैसे आपको हल करने हैं, ये आपको समझना है।
आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये लिखा गया है किसमें, आसनों का लाभ लिखा गया है ना, द्वंद्व विघात। कौन सा सूत्र आप मुझे बताना है, ठीक है, आसन के बारे में। और ये सूत्र किसमें दिया गया है, ततो द्वंद्व विघात है, योग सूत्र में या योग दर्शन में, कौन सा सूत्र आपको ये बताना है। इसका तर्क क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों होता है, द्वंद्व से काबू कैसे पाया जाता है, क्यों, कब, कैसे, ये सब इसमें प्रश्न बनते हैं। आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्व को पर काबू पाना है, ठीक है, सही बात है, ये हमने जान लिया। क्यों सही है, क्योंकि आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ फिट रहने के लिए किए जाते हैं, नहीं, यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर दिया। आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ फिट रहने के लिए किए जाते हैं, यहां पर गड़बड़ हो गई। तो ए तो ठीक है, लेकिन मुझे तर्क ठीक नहीं लग रहा है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसमें क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना आप। भाई आसन केवल बीमारी के दूर करने के लिए थोड़ी होते हैं, इसका मतलब सी सीधा सीधा गलत है, अब हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ए ठीक है, ए ठीक है, आर गलत है, तो देख लीजिए ऐसा सी ऑप्शन मिलेगा आपको, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है, हाँ ठीक बात है, कम मात्रा में चाहिए, वे संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक है। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें आपका होता है ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, है ना, और आपके वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होते हैं ना, संतुलित आहार के घटक हैं। तो कम मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है, गौण मात्रा में। क्यों होती है, विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, सही बात है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन चयापचय क्रियाओं में नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और प्रोटीन, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट की उपयोग प्रक्रिया में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर जो है वो व्याख्या बिल्कुल ठीक है, यानी तर्क जो है इसका बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं, ये सही है आपका, ए आर दोनों सही है, समझ गए ना आप। तो देखिए कथोपकथन के कैसे प्रश्न हल करते हैं, 5-7 क्वेश्चन आते हैं इसके, हमेशा फर्स्ट पेपर में भी आते हैं और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भी आते हैं। अगला है, योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है, ठीक बात है, आत्मानुभूति होगी तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा, ठीक बात है। तो योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता, जिससे कि परम मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, अभिकथन तो ठीक है लेकिन तर्क क्या है, योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता। भाई करता है, वो तो अष्टांग योग है, यम नियम है, अगर उसके 8 अंगों का पालन करेंगे तभी तो समाधि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये ठीक है, आर गलत है, ये फिर सी उत्तर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आ गया है सी। अगला है, जानू संदिग्ध आर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूकासन निषिद्ध है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे जिनको घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वज्रासन बैठ ही नहीं सकता, वज्रासन बैठेगा नहीं तो मंडूकासन नहीं होगा, सही बात है। क्यों है पीड़ित ना, मंडूकासन निषिद्ध क्यों है, घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानू संधि के लिए कठिन तथा कष्टदायक हो सकते हैं और जानू की समस्या को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ए और दोनों सही है, इसका तर्क भी ठीक है बिल्कुल, तो इसका ठीक है ये। अगला प्रश्न लेते हैं, कुछ कुछ बड़े आसान है, कुछ बड़े कठिन मिलेंगे आपको। मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है, बिल्कुल ठीक बात है, मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन भी होता है, पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी होता है, तो अच्छा माना गया डायबिटीज के लिए, ऐसे करते हैं ना क्रॉस करके। क्यों अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ आसन क्यों है, तो इसका तर्क क्या है, मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से उदर संपीड़ित होता है ना, उदर संपीड़ित होता है, उदर की मालिश होती है ना, तथा मेरुदंड ट्विस्ट होता है, बिल्कुल घूमता है, जिससे अग्नाशय की क्रियात्मकता बढ़ती, बिल्कुल सही बात है, और मधुमेह और नियंत्रण करने में सहायता पहुंचाता, बिल्कुल ही ठीक है, 100% ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। तो देखिए ये मत सोचना कि कई बार इसमें ऑप्शन बी भी मिल जाता है, यानी ए सही व्याख्या वो बी में कर देता है ना, घुमा देता है कई बार एग्जामिनर, आप सोचते हैं कि सही व्याख्या वाला हमेशा ए ही मिलेगा, कई बार ए वाला ऑप्शन बी में कर देता है, ये ध्यान रखना। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला 52, मानवीय मूल्य एक पहिए की दूरी के सदृश है और दूसरे प्रकार के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं, ठीक है, मानवीय जो मूल्य है एक पहिए की धुरी के समान होते हैं और दूसरे प्रकार के जो मूल्य है उसके चारों ओर होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मानवीय मूल्य प्रमुख है और बाकी सब मूल्य इसके इर्द गिर्द है। क्यों है, कैसे हैं, मानवीय जो मूल्य है ये सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता,
आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये केंद्र में है, इसलिए धुरी में है। तो मुझे तो लगता है भाई ए और दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। अगला है 53, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ना 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 ना, प्राणायाम के अभ्यास से नहीं, या हाँ बताइए ना आप। प्राणायाम के अभ्यास का एक सूत्र भी है ना, धारणा सूचा योग्यता मनस्य है। सही बात है कि गलत है? मुझे तो डाउट लग रहा है गलत है शायद। मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है, दो सूत्र हैं शायद प्राणायाम के ऊपर। धारणा सूचा योग्यता मनस्य आ जाता है, और जो हमारे आत्मा पर अज्ञान रूपी जो आवरण पड़ा है वो हट जाता है। तो अभी देख लेते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। बात तो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ए और दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। तो आप मुझे ये बताना कि जो प्राणायाम के दो लाभ बताए गए हैं ना, एक धारणा सूचा योग्यता मनस्य है, एक ये कौन से चैप्टर का कौन सा सूत्र है, और एक और है ना तत्तचीयते प्रकाश आवरण, ये योग सूत्र का कौन सा अध्याय का कौन सा सूत्र, दोनों आगे पीछे मिलेंगे, सूत्र आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस से राहत प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों करता है, कैसे प्रदान करता है? अगर ये इसका उत्तर दे देता रीजन, तर्क मतलब उसका भाई आप नहीं कहते भाई ये बात मैं कह रहा हूं, तो फिर दूसरा व्यक्ति इसका तर्क देता है, इसका कारण बताता है भाई ऐसा है तो ये कारण है इसका। तो अगर इसका ये रीजन, ये कारण अगर ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, विभिन्न शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के स्त्राव को बढ़ाता है। स्ट्रेस हार्मोन को भाई कार्टिसोल को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। मन को आराम पहुंचता है और इस प्रकार तनाव को राहत मिलती है। भाई देखो यहाँ घुमा दिया है, बात ठीक है। कार्टिसोल जो है वो बैड हार्मोन है, तो उसके स्त्राव को ध्यान का अभ्यास जो है घटाता है, कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो भाई तर्क गलत है, ए ठीक है लेकिन आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या मिलेगा आपका? ए सही, आर गलत है, सी। बौद्ध ध्यान तकनीकी के अनुसार सावधानी की चार आधारशिलाएं हैं। चार आधारशिलाएं हैं बौद्ध ध्यान तकनीकी के अनुसार, है ना। तो देखिए धम्मानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, कायानुपासना, चार होते हैं ये। आपका सीक्वेंस इसका पता होना चाहिए ना। तो देखिए, शरीर की सचेतना, भावना को उत्तेजना का ध्यान, मन की चेतना और धम्म का सचेतन, ये है इसका। तो इनको अवरोही क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा है ये आपको खुद बताना है, ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है। थोड़ा तो विश्राम दोगे आप लोग? पानी तो पी सकता हूं। स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित 8 योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। इसका उत्तर आपको खुद देना है, बहुत ही आसान है। कुंभक, मुद्रा, आसन, नादानुसंधान। सबसे पहले मतलब चैप्टर वाइज पूछ रहे हैं। सबसे पहला आसन है, फिर कुंभक है, फिर मुद्रा, फिर नादानुसंधान। नादानुसंधान को क्या कहा है? समाधि भी कहा है ना। अगला है, वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये चार है ना, व्यतिरेक, यतमान, वैशिकार, एकेंद्रिय। तो देखिए, सबसे पहले यतमान होता है, फिर व्यतिरेक होता है, फिर एकेंद्रिय होता है, फिर वशीकरण होता है। अब आपको उत्तर देना है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो मानव शरीर में उसकी ऊपर से नीचे की ओर की उपस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करें। ऊपर से नीचे की ओर, सबसे पहले ऊपर थायराइड ग्रंथि, फिर गोनाड्स, फिर एड्रिनल, फिर पिट्यूटरी। देखो सबसे पहले क्या है? पिट्यूटरी है, फिर क्या है? थायराइड है, फिर क्या है? एड्रिनल है, फिर क्या है? पिट्यूटरी है, ठीक है। अब उससे सबसे ऊपर क्या है? हाइपोथैलेमस है। देखिए, ये सीक्वेंस भी हमने दे दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। नीचे से पूछ सकता है, ऊपर से पूछ सकता है, ये मत सोचना आप। बीच में से पूछ सकता है, एक दो ऊपर के हटा देगा। विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम में यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विटामिन है वो 800 ग्राम होती है। देखो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, घटते क्रम में पूछा है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, घटते क्रम में कम होती आ रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ज़्यादा जिसमें है ना। प्रश्न भी कई बार टेढ़ा मेढ़ा पूछ लेता, तो आपको इसलिए तो नहीं होना है। तो आंवला में मिलती है सबसे ज़्यादा 800 मिलीग्राम, फिर अमरूद में मिलती है विटामिन सी 228 से 380 ग्राम, फिर संतरा में है, और फिर टमाटर में है। हठ प्रतिविका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं का क्रम में व्यवस्थित करें। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। ये जो सूत्र है घेरन संहिता का है। हठ प्रतिविका में एक चीज आगे पीछे दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धोती, बस्ती, फिर यहाँ पर नेति और नोली में आगे पीछे किया गया है, तो आपको खुद पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो आप मुझे बता देना षटक्रम का ये सूत्र कौन सा है, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, बताना लिखकर आप, ठीक है। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपालभाति, ये इसका सीक्वेंस है। अब आज हम इतना ही कर लेते हैं ना, 60 क्वेश्चन ही बहुत है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन हम अगले सेशन में कर लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।